हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने आगे के प्रश्न जो हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना अधिक उतना अधिक कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा। बी है उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा। सी है कार्यकर्ता के चोट लगने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चौथा है हमारा उतना अधिक कार्यकर्ता के लिए अधिक जोखिम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता, तो ये एर्गोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा। इससे पहले एक प्रश्न एर्गोनॉमिक्स का अर्थ आया था, तो उसमें ये था कि जो वर्कर है और उसका इन्वायरमेंट, इन सभी की स्टडी किसमें, एर्गोनॉमिक्स में होती है। और ये वर्कर के मतलब वर्कर को आराम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि जिससे कि वर्कर की इफ़िशियंसी काम करने की बनी रहे और वो कम से कम खतरों का सामना करे। अगला प्रश्न है हमारा, कला के आधारीय तत्वों में से एक है संतुलन, लय, रेखा, अनुरूपता। तो इसमें कला के आधारीय तत्व, तो कला के तत्व के बारे में ये यहाँ पे बता रहा है कि कला के तत्व कौन से हैं, पूछ रहा है प्रश्न। तो हम सभी जानते हैं कला के तत्व कौन से, इसमें कौन सा ऑप्शन है, रेखा। और ये सारे क्या हैं, सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो जो कला के जो आधारीय तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे है आपका आकृति है, रंग है, पोत है, पोत मतलब टेक्सचर, टेक्सचर है, रेखा का प्रयोग, और रेखा का भी प्रयोग आधारीय तत्व के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, रेखा, वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, एक जोखिम कारक जिसमें हस्तक्षेप हृदयवाही रोगों को कम कर सकते हैं। बुरा भोजन, शारीरिक निष्क्रियता, दबाव, बढ़ा हुआ लिपोप्रोटीन। तो ये जो है कि शारीरिक निष्क्रियता एक जोखिम कार, जो ये शारीरिक निष्क्रियता है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मतलब बैठा हुआ है, बिल्कुल एकदम शरीर से कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदयवाही रोगों को कम कर सकते हैं। तो जैसे जितनी ही ज़्यादा क्या एक्सरसाइज आदमी करेगा, जितना ही ज़्यादा अपने आप को वो सक्रिय रखेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसका हस्तक्षेप, जिसको हटा दिया जाए तो वह हृदयवाही रोगों को कम कर सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है। अगर शारीरिक निष्क्रियता है तो उससे क्या हो जाएगा, एक जोखिम कारक है, शारीरिक निष्क्रियता एक जोखिम कारक है जिसके लिए हस्तक्षेप हृदय रोगों को कम कर सकता है। इसका हस्तक्षेप करके हृदय के रोग में कमी लाई जा सकती है। अगला है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन। तो निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन कौन कौन से हैं, समय, शक्ति, भावनाएं या योग्यताएं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। अमानवीय साधन है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन के अंतर्गत हमारी शक्ति आती है, इफिशियंसी हमारी है, योग्यताएं हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, भावनाएं हैं, तो ये भी मानवीय साधन ही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मानव के अंदर निहित हैं, तो इसलिए यह मानवीय आवश्यकता, इसमें कार्यकुशलता, अभिवृत्तियाँ, ये सब भी क्या होती है, अमानवीय साधन, ये मानवीय साधन के अंतर्गत आती है। तो इसमें अमानवीय साधन कौन सा है, तो अमानवीय साधन इनका समय है। तो निकिल एवं डार्सी ने साधनों के वर्गीकरण मानवीय तथा अमानवीय में कहा, और मानवीय साधन शक्ति, योग्यताएं, ज्ञान, अभिवृत्तियां, और अमानवीय साधन में क्या क्या चीजें हैं, समय है, आपका धन है, वस्तुएं हैं और सामुदायिक वस्तुएं हैं, वह किसके अंतर्गत आती हैं, अमानवीय साधन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोज विधि मतलब ह्यूरिस्टिक के जन्मदाता कौन है। सीवी रमन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सीवी रमन, किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग और मैरी क्यूरी। तो
जो खोज विधि है वो उसके जिसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, उसके जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग हैं खोज विधि के जन्मदाता। बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं सिवाय हीन भावना के, असुरक्षा की भावना के, आत्मविश्वास की कमी या पोषक तत्वों की कमी। तो मतलब ये जो सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें क्या है कि बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कुछ भी हो सकते हैं सिवाय किसके? असुरक्षा की भावना होती है तब भी, आत्मविश्वास की भावना होती है तब भी, पोषक तत्वों की भावना होती है तब भी, और ये इसमें कुछ इसमें सिवाय इसके सिवा नहीं हो सकता। तो जो हीन भावना है वह इसका कारण बच्चों में जो नाखून चबाने की आदत है वह क्या है? हीन भावना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। अगला है, रक्त कोशिकाओं में जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है वह कौन सा है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसिलोफिल या प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्या है? लिम्फोसाइट। रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिसका बड़ा केंद्रक पाया जाता है उसे लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिराण की संख्या का 20 से 40% है। मतलब WBC जो है हमारी उसका कितना? 20 से 40% तक होती हैं प्रति घन मिलीमीटर रक्त में। इनकी संख्या 15 से 25 हजार तक होती है। जो ये चीज़ें हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी बनाना है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर माता एवं शिशुओं की देखभाल या उपयुक्त सभी। तो माता एवं शिशुओं की देखभाल होती है, ये सही है। और ये आपका परिवार नियोजन जो है ये भी सही है, लेकिन प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल नहीं होती, बल्कि जच्चा बच्चा जब होते हैं तब उस समय उनका ध्यान दिया जाता है और परिवार नियोजन पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है? ICDS और WHO, ICDS और यूनिसेफ, ICDS और मिड डे मील कार्यक्रम, यूनिसेफ और मिड डे मील कार्यक्रम। तो भारत में किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाए, मतलब सप्लीमेंट फूड की बात कर रहा है, किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो जो ICDS और WHO के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। भारत में ICDS और WHO के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है। ICDS भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ, ICDS का शुभारंभ की बात कर रहा है, कब किया गया? 1975 में किया गया। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 33 खंड ही चुने गए थे, किंतु वर्तमान में इसमें अधिक आवश्यकता को देखते हुए आज यह योजना 2000 से भी अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है हमारा, तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। कौन सा रोग है जिसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है? स्कर्वी, ज्वर, बेरीबेरी या ऑस्ट्रोमलेशिया। तो इसमें कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा किसमें दी जाती है? इसी में दी जाती है। तो ये एक हो गया रिकेट्स, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाता है, ऑस्ट्रोमलेशिया। ये जो दोनों रोग हैं यह कैल्शियम की कमी से होते हैं और इसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। और विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन आपका जो डी है वह कैल्शियम तथा फास्फोरस के स्वांगीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला है, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं। सार्वभौमिक यूनिवर्सल चेंज जो है उसमें क्या है? सभी कौन कौन से सम्मिलित हैं? प्रथम शब्द उच्चारण, चलना,
पढ़ना या मुस्कुराना। तो यहाँ पर जो सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं केवल। तो प्रथम शब्द उच्चारण तो यह सब जगह होगा, ठीक है। चलेंगे तो बच्चे उसी एज में सब जगह, मुस्कुराना शुरू करेंगे तो उसी एज में, लेकिन जो पढ़ना है यह अलग अलग स्थान पर अलग अलग डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह उसको छोड़ करके ये सभी सार्वभौमिक परिवर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं। अगला, कपड़े धोने का सोडा पानी को कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, मृदु बनाता है तथा गंधहीन बनाता है। तो कपड़े धोने का जो सोडा है वह पानी को कैसा बनाता है? मृदु बनाता है। मतलब आपको अच्छा पानी मिलता है, मीठा पानी है। तो कपड़े धोने का जो सोडा है वह पानी को मृदु बनाता है। स्थायी कठोरता वाले जल में कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को मिलाने से समस्त घुलित लवण अवक्षेपित हो जाते हैं। इन्हें छानकर अलग कर लेते हैं तथा प्राप्त जल कठोरता से मुक्त होता है। अगला है, यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए? एस्पिरिन। कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए? यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इब्रुफेन या सब दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है हम सभी जानते हैं किसके लिए, ये फीवर के लिए यूज में आता है। तो कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन सहयोग, लगाव, क्रोध, संवेग। तो कौन सा वो बंधन है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी जो है वह कौन सा है? बनने वाला प्रथम लगाव कौन सा है? लगाव है। प्रथम बंधन कौन सा है? लगाव है। नेक्स्ट है, कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो कार्य का अध्ययन करने में प्रक्रिया चार्ट का भी प्रयोग, संक्रिया का भी, सूक्ष्म गति अध्ययन का भी और उपयुक्त सभी चार्ट्स का प्रयोग होता है। तो ये जो कार्य के सरलीकरण में जो औपचारिक और अनौपचारिक जो विधियां हैं उसी के अंतर्गत इन चार्ट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है, भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। क्या इंगित करता है? धागा संख्या को, धागे की दृढ़ता को, धागे के घुमाव को या धागे की एक समानता को। तो यह जो है यह धागे की संख्या को इंगित करता है। भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार धागा इंगित करता है। धागे की लंबाई के धागे के साथ जो संबंध होता है उसे धागे की संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। कौन सा टीका शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? तो कौन सा टीका है जो लगवाना चाहिए? बीसीजी, पोलियो, हैजा, टिटनेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, या जन्म के 24 घंटे के अंदर मतलब इसको लगवा देना चाहिए। तो पहला टीका बीसीजी, अगर प्रथम टीका भी पूछता है तब भी आंसर क्या होगा? बीसीजी। यह जन्म के 24 घंटे बाद लगता है और यह टीका तपेदिक तथा 6 रोगों से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी का जो पूरा नाम है वह क्या है आपका? है बैसिली कालमेटी ग्यूरिन। ठीक है, तो जो इनसे साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम पर ये दिया हुआ है इसका नाम। अगला है, यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी पतली दिखने के लिए आप क्या पहनेंगी? चुन्नटदार स्कर्ट एवं ब्लाउज, चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट एवं ब्लाउज, पूर्ण लंबाई के परिधान जिसकी कॉट प्रिंसेस लाइन हो, पूर्ण लंबाई का परिधान छोटी जैकेट के साथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट है कि पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी कॉट प्रिंसेस लाइन हो। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। कपड़ों का चयन करके छोटी महिला को थोड़ा सा लंबा दर्शाया जा सकता है। यदि कोई महिला छोटी और मोटी है तो लंबी और पतली दिखने के लिए उसे पूर्ण लंबाई के परिधान जिसमें कि कॉट प्रिंसेस लाइन हो वो पहनना चाहिए। अगला है हमारा मिथिलीन डाइअमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक क्या है? तो इसका बहुलक क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है नायलॉन 11, नायलॉन 6, नायलॉन 6 या नायलॉन 610। तो ये है हेक्सामिथिलीन डाइअमीन एडिपिक अम्ल का बहुलक जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नायलॉन 6 है। ठीक है, और ये जो है नायलॉन 6 सिंथेटिक पॉलीमर परिवार के अंतर्गत आता है जिसे पॉलीमर
एसिमाइड कहा जाता है। यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडेपिक अम्ल के बहुलकीकरण से प्राप्त पॉलीमर है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1935 में आर्थर वोलेस कैरोथर्स ने की। इसके नाम नोट कर सकते हैं आप। इसकी सर्वप्रथम खोज 1935 में, कब? 1935 में किसने की? आर्थर वॉलेस कैरोथर्स ने की। इस तंतु में रेशमी चमकदार, मजबूत तथा हल्के होते हैं, अतः इसका प्रयोग बृहद पैमाने पर वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट विधि का अन्य नाम क्या है? असाइनमेंट जो विधि है उसका क्या नाम है? प्रयोग विधि, खोज विधि, डाल्टन विधि या समस्या निदान विधि। तो जो डाल्टन विधि है इसी को हम असाइनमेंट विधि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है। कौन सी विधि है वह? फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर, और बी है आपका फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और सी है फोटोमीटर, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है उक्त में से कोई नहीं। वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है, उक्त में से या कोई भी विधि नहीं है। जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत, मतलब किस सिद्धांत पर काम करती है वॉशिंग मशीन? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम, प्रसारण या विसरण। तो किस विधि पर, किस सिद्धांत पर यह काम करती है? यह अपकेंद्रण पर काम करती है। अपकेंद्रण, वॉशिंग मशीन जो है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़वीय बल है या छद्म बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रों बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। अगर दूध के मक्खन निकालने की विधि वो हो तो वो भी किस पे? अपकेंद्रण पर काम करती है। इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। अगर आपको समझ में आया, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चल रही है आपकी 2000 प्रश्नों की सीरीज़। प्रश्न यहाँ से ज़रूर परीक्षा में आएंगे। ओके, बाय।